हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हेलो। चलिए, तो हम लोग लास्ट टाइम मुझे लगता है ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 14 करने वाले थे। यस, लास्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। आई होप आप लोगों ने फॉर्मेट ड्रॉ किया रहेगा। फॉर्मेट रेडी है ना सबका? अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट एंड प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ केसी बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। The interest on cash credit, schedule number 13, interest on overdraft, schedule number 13, interest on term loan, schedule number 13, interest on income, investment, schedule number 13, interest on balances with RBI, schedule number 13, commission on remittance, schedule number 14, commission on later on credit, schedule number 14, commission, schedule number 14, profit and loss, sale of land, schedule number 14, loss on sale of exchange, लॉस जो है शेड्यूल नंबर 14 से माइनस हो जाएगा बच्चों। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट शेड्यूल नंबर 15 में आएगा। ऑडिटर फीस शेड्यूल नंबर 16, डायरेक्टर फीस शेड्यूल नंबर 16, एडवर्टीजमेंट शेड्यूल नंबर 16, सैलरी शेड्यूल नंबर 16, प्रोविडेंट फंड शेड्यूल नंबर 16। Now printing and stationery, provident fund, it is an important point. Payment of provident fund शेड्यूल नंबर 16 में आएगा। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शेड्यूल नंबर 16, पोस्टेज एंड टेलीग्राम शेड्यूल नंबर 16, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी शेड्यूल नंबर 16 में आएगा। तो मुझे बताएं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोले, डाउट है तो बोलो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब प्रॉब्लम जो आया वो यहाँ पे आया। देखो, इनकम ऑन एनपीए इज एज फॉलो। मतलब मैंने बताया था आपको कि एनपीए के इनकम के ऊपर बताया था आपको अर्न एंड कलेक्टेड। मैंने बताया था कि जो आपको ध्यान में रखना है कि आपको एनपीए के ऊपर जो इनकम है वो रिसीव्ड बेसिस पे लेना है। तो आपको अर्न यहाँ पे इतना हुआ और ये कलेक्टेड यहाँ पे इतना हुआ। तो एक्सेस का एडिशन कितना है? मतलब एक्चुअली जो इनकम यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर लिया है वो किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया बच्चों? वो जो है इनकम जो आपने रिकॉर्ड किया वो अर्न बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए था? वो रिसीव बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो हमने एक्स्ट्रा कितना रिकॉर्ड कर लिया है? एक्स्ट्रा 420, 350, 500। तो सिंपली हमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या करना होगा? बताओ बच्चे, एक्स्ट्रा अमाउंट क्या करना होगा हमें? बोलिए। जो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया हमने उसे क्या करना चाहिए बताइए आप लोग? लेस कर लेना चाहिए। कहां से लेस करना चाहिए? कहां से लेस करना चाहिए बताओ? कहां से लेस कर लेना चाहिए? बट ऑब्वियस आपने एक्स्ट्रा कहाँ रिकॉर्ड किया? इनकम में। तो लेस कहां से करोगे? इनकम में। मतलब आपको शेड्यूल नंबर 13 से माइनस कर लेना होगा। शेड्यूल नंबर 13 से माइनस करना होगा। शेड्यूल नंबर 13 से। समझ में आया बच्चों? हेलो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट का आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है। तो आपको पता है स्टैंडर्ड एसेट रहेगा 0.5% प्रोविजन करते हैं, और हमारा सब स्टैंडर्ड 10%, और सब स्टैंडर्ड में सिक्योर्ड है 10%, डाउटफुल नॉट सिक्योर्ड 100%, डाउटफुल सिक्योर्ड फॉर 1 ईयर 25%, लॉस एसेट। लॉस एसेट के लिए बच्चों आपका है जो 100%। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर एनपीए का मैंने कैलकुलेशन भी आपको सिखाया था। तो चलिए फटाफट देखो, ये कैलकुलेशन नोट डाउन करो यहाँ पे आप लोग। वर्किंग नोट में ये कैलकुलेशन नोट डाउन करो। अच्छा, और एक चीज दिया यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट दिया 2750। लेकिन यहाँ पे ये आपका इन्वेस्टमेंट 2750 दिया है, लेकिन यहाँ पे बोला है वो बैंक शुड कीप द मोर देन 25% इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट, एंड 75% इन्वेस्टमेंट इज 19,75,000। मतलब क्या है देखो, आपका जो 25% इन्वेस्टमेंट है वही आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और बाकी का जो है वो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो हमेशा ध्यान देना। देखो, इन्वेस्टमेंट का भी वर्किंग नोट यहाँ बताया है। कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, देखो 75% कॉस्ट कितना है? इतना है। लेकिन मार्केट वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे देखो एक रूल होता है। रूल क्या है? देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। करेंट आपका जो है
75% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और बाकी 25% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो उसका वैल्यूएशन कॉस्ट पे है। ये आपको हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट पे होता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशन होता है वो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन जो होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे होता है। तो यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, ये 2062.5 है। मार्केट प्राइस क्या है, 1975 है। तो मार्केट प्राइस कितना कम हो गया है, 625। सॉरी, मार्केट प्राइस कितना कम हो गया, 87.5। 87.5 से मार्केट प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है। बराबर है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस यहाँ से इतना कम हो गया है। तो ये वर्किंग नोट नोट डाउन करें पहले। पहले ये तो बताए, ये वाला वर्किंग नोट तो आपको आता है ना, ये प्रोविजन वाला। इन्वेस्टमेंट में वाला मैं वापस बताऊंगा, मुझे समझ पता है इन्वेस्टमेंट वाला जल्दी आपको नहीं आएगा। ये पहला वाला वर्किंग नोट आया क्या, ये एनपीए कैलकुलेट, प्रोविजन फॉर एनपीए कैलकुलेट करने आया होगा ना आप लोगों को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आया क्या, चलिए। तो ये आप लोग एनपीए का, ये तो मैंने सिखाया भी है, सेपरेट सम भी सिखाया है इसका। तो ये एनपीए कैलकुलेट करिए।
कंप्लीट हो गया बच्चों? हेलो, कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीट हो गया क्या? कंप्लीट हो गया ना? हो गया कंप्लीट बच्चों? ये वर्किंग नोट कंप्लीट हुआ ना प्रोविजन पर इसका? कंप्लीट हुआ ना सबको? अभी देखो जरा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट समझो। इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट आपको मार्केट, ये बुक वैल्यू दिया है 2750, मतलब 2750 आपका अमाउंट इन थाउजेंड है। बैंक कुड कीप मोर देन 25% इन्वेस्टमेंट हेल्ड एट मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट। द मार्केट वैल्यू मतलब आपको 25% इन्वेस्टमेंट को जो है कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूएशन करना है, और 75% वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट है वो जो है आपका मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लो। इन शॉर्ट देखो, इन्वेस्टमेंट को हम दो कैटेगरी में उसको क्लासिफाई करते हैं। पहला कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट का, फर्स्ट कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेकेंड कैटेगरी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करेंट इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हमेशा जो वैल्यूएशन होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन जो है कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यूएशन होता है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। यहाँ पे देखो वही हमने लिखा, इन्वेस्टमेंट हमारे पास है, इन्वेस्टमेंट है, करेंट इन्वेस्टमेंट। करेंट का मतलब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पे है, इसका नो इफेक्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉस्ट पे ही किया होगा। लेकिन जो बचा हुआ, जो 75% इन्वेस्टमेंट है वो किस पे है, उसका वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो हमारे पास कॉस्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ 75% इन्वेस्टमेंट 2750 का 75% 2062.5 आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसी 75% इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस हमें दिया था 19,75,000, मतलब 30 कट करेंगे 1975, तो 1975। अब आपका कॉस्ट प्राइस 2062.5 है और मार्केट प्राइस कितना है 1975 है, तो आपको बताओ कितने का लॉस हो रहा है। आपका जो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस था वो 2062.5 था, अभी मार्केट प्राइस आपका कम हो गया तो आपको लॉस हो गया। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 87.5 का है, तो उतना आपको लॉस हो गया, तो वो भी आपका प्रोविजन के कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है।
अब ये इन्वेस्टमेंट वाला वर्किंग नोट भी लिख लेंगे आप लोग। इन्वेस्टमेंट का भी वर्किंग नोट लिख लीजिए आप लोग। और बाद में ये जो दोनों का टोटल होगा 625, ये प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में डाल देंगे। समझा बच्चों? हेलो, अंडरस्टूड एवरीवन? ये नोट डाउन कर लिया आपने? इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लिया क्या सब लोगों ने? हेलो, इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट हो गया क्या नोट डाउन? करिए फटाफट। ओके, डन एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, सबके पास फॉर्मेट रेडी होगा आई थिंक सो। चलिए, फॉर्मेट रेडी है, हम लोग पोस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। चलिए देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट 1820 लेस एक्सेस इंटरेस्ट। देखो एक्सेस इंटरेस्ट कैसे है यहाँ पे, 820 आपने अर्न किया, एक्चुअली में 400 ही रिसीव किया, 820 माइनस 400, तो बचा कितना बच्चों? एक्स्ट्रा कितना है? -420 कर दो, तो कितना आएगा बच्चा? बैलेंस कितना आएगा आपका? बोलो। 1400। नेक्स्ट हुआ इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, वो भी 13 में आएगा। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन 1540 लेस, इसमें से देखो एक्सेस लेस एक्सेस इंटरेस्ट कितना था? 450 था, अर्न किया आपने, लेकिन आपने रिसीव कितना किया था? 450 माइनस आपने रिसीव किया था 100, तो ये आपका 350 जो था वो एक्स्ट्रा था। बताइए कितना आ रहा है माइनस करने के बाद? 199 नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन का टू भी ये था, सॉरी एक मिनट ये 750 एंड 250 था। 250
ये 500 था, 1040 आएगा। थैंक यू सो मच, रोल नंबर 26। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। हमने टर्म लोन पहले ही ले लिया, एक्चुअली ओवरड्राफ्ट बीच में रह गया था। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट is rupees 750 less excess interest। एक्सेस इंटरेस्ट कितना होगा? देखो, ओवरड्राफ्ट के लिए 450 माइनस 100, 450 माइनस 100, तो एक्चुअली ये 350 का रहेगा, ये 400 आ जाएगा। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो ये तीन चीजों, देखो ये एनपीए के ऊपर हमने पहले ही बताया था, इनकम रिकॉग्नाइज्ड में इसका एक सेपरेट सम भी करवाया रहेगा मैंने आपको, कि इनकम अर्न बेसिस पे नहीं, कलेक्टेड बेसिस, रिसीव्ड बेसिस पे लेने का। लेकिन यहाँ पे कलेक्टेड अर्न बेसिस पे एडेड है, जो एक्सेस इंटरेस्ट रहेगा वो माइनस कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 840, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट शेड्यूल नंबर 13 में ही आएगा। 840। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, बैलेंस विद आरबीआई 150 है। नेक्स्ट है कमीशन, शेड्यूल नंबर 14 में आएगा। कमीशन, कमीशन ऑन रेमिटेंस, रेमिटेंस 75। कमीशन ऑन लेटर ऑफ क्रेडिट, शेड्यूल नंबर 14 में ही आएगा, 118। नेक्स्ट है कमीशन ऑन गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 82 आएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये आपका 27। नेक्स्ट है लॉस, लेस कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इज ₹52, माइनस कर लेंगे इसे। तो यहाँ तक आपका आ गया बच्चों, ये शेड्यूल नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया सबका। शेड्यूल नंबर 14 तक कंप्लीट हो गया क्या सबका? नेक्स्ट आगे चले हम लोग। नेक्स्ट आगे हमारा क्या है? शेड्यूल नंबर 15, इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 2720। नेक्स्ट है आपका ऑडिटर फीस, शेड्यूल नंबर 16, ऑडिटर्स फीस शेड्यूल नंबर 16 120। नेक्स्ट है डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर फीस 250। नेक्स्ट है आपका एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट 180। नेक्स्ट है सैलरीज,
कैलोरीज 1240। नेक्स्ट है पेमेंट, पेमेंट टू प्रोविडेंट 280। अरे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, शेड्यूल नंबर 16, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 140। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 50। पोस्टेज 80। बस पोस्टिंग कंप्लीट हुआ बच्चों सबका। लास्ट में जो आपका यहाँ पे ये एडजस्टमेंट दिया था ये दोनों, उसका आपने 625 आया था, ये 624। 624 डायरेक्टली प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में लिखना है। प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के सामने फॉर्मेट में जाके लिख देंगे 624। नाउ यू हैव टू टेक अ टोटल ऑफ योर फॉर्मेट, ऑल शेड्यूल टोटल ले लो। टोटल ले लेंगे। टोटल लेने के बाद आप शेड्यूल नंबर 13 का टोटल था 3838, 3830। 14 का टोटल 250, 15 का टोटल 2720 एंड 2340। और ये 624 था। बच्चों लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है बताओ। लॉस हो रहा है या प्रॉफिट? तो पहला एक क्वेश्चन है जहां पे लॉस हो रहा है, ओपनिंग प्रॉफिट नहीं दिया है, लॉस होगा आपको ना। ध्यान रखना, यहाँ तक पहले टोटलिंग का पार्ट कर लें। टोटलिंग हो गया सबका? टोटलिंग हो गया? टोटलिंग हुआ क्या सबका? देखो यहाँ पे फिर आओ। हमने टोटल ले लिया, टोटल इनकम ये आया, टोटल एक्सपेंसेस ये आया। आपका देख रहे हो इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस है, ओपनिंग प्रॉफिट दिया भी नहीं है, तो आपको इनकम माइनस एक्सपेंसेस करना होगा। तो ये माइनस आ रहा है आपका, माइनस आ रहा है मतलब लॉस आ रहा होगा, माइनस आ रहा है मतलब लॉस आ रहा है।
तो बात मुझे बताएंगे बच्चों, इन केस ऑफ लॉस 25% ट्रांसफर करना है क्या स्टैट्यूटरी रिजर्व में? लॉस का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे क्या? यस और नो? नो। इन केस ऑफ लॉस वी डोंट हैव टू ट्रांसफर इन स्टैट्यूटरी रिजर्व। ठीक है, ये ध्यान में रखना। इन केस ऑफ लॉस वी डोंट हैव टू ट्रांसफर स्टैट्यूटरी रिजर्व इन स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो ये लीजिए, डैश कर देंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करना है। नाउ बैलेंस यहाँ पे देखिए, सेम बैलेंस आ जाएगा और बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड भी वही हो जाएगा। चलिए, तो नोट डाउन कर लें प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट इसलिए था, थोड़ा सा लेंथी इंपॉर्टेंट लेंथी था थोड़ा सा। वो एनपीए वगैरह का जो हमने सेपरेट क्वेश्चन किया था, यहाँ पे उसको मर्ज कर दिया था। बस यही चीजें हैं, और बाकी तो सीधे कुछ भी यहाँ पे नहीं है, तो आप कर सकते थे। कंप्लीट हुआ? यस, कंप्लीटेड एवरीवन। यहाँ पे जो लोग भी प्रेजेंट है, सारे लोगों ने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया था क्या? यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी भी देखा 3 दिन में आप लोगों ने, मुझे 40 लोगों ने ही खाली टेस्ट अटेम्प्ट किया, 40 लोगों ने ही। और हाँ, आपका फ्राइडे एंड सैटरडे 2 दिन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 5 का लेक्चर रहेगा। फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 2 दिन आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 5 का लेक्चर रहेगा। ध्यान में रखेंगे ये लोग, ये चीजें आप लोग। तो हम लोग फ्राइडे को हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंप्लीट हो गया सबका बच्चों? यस, कंप्लीटेड एवरीवन, कंप्लीटेड। हेलो। चलिए, तो अब आपको होमवर्क का क्वेश्चन होगा। होमवर्क के क्वेश्चन में देखो, हमने ऑलरेडी जो भी क्वेश्चन आपने नहीं सॉल्व किया रहेगा, वो सारा क्वेश्चन देखो हमने बता दिया है। देखो यहाँ पे आप चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं। यस, रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया ऑलरेडी, आज का भी कर देंगे। सैटरडे तक का ऑलरेडी रिकॉर्डिंग आपको गूगल क्लासरूम में सेंड किया है मैंने। सैटरडे तक का ऑलरेडी शेयर किया है रिकॉर्डिंग। चेक किया होगा आप लोगों ने, चेक किया क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका ये मैंने करवाया था। 10 लाख वाला सम 50% जो है, और 50% बैड डेप्स हो जाएगा। 5 लाख का बैड डेप्स हो जाएगा। और ये भी करवाया था आरडीडी, ये जो नेसेसरी पॉइंट, ये प्रोविजन, ये आरडीडी हो जाएगा। सेम सम करवाया हमने। ये तो इनकम टैक्स है, और ये 10% आपका शेयर कैपिटल का 10% लेना होगा। और यहाँ पे डिविडेंड, ये 17% वाला सम भी करवाया था। ये भी सेम है, ये वाला सम।
ये देखो, तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी होमवर्क का सम क्वेश्चन नंबर 20 तक पेंडिंग रहेगा वो आप सॉल्व करिए, आप लोग सब लोग। ठीक है, जो भी होमवर्क के क्वेश्चन पेंडिंग है वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ूं? कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं, या आगे बढ़े हम लोग? चलिए, नाउ अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट। अब हमें जो फाइनल अकाउंट में पार्ट ए का फॉर्म ए का हमें बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें देखो फॉर्म ए दिया गया है। बैलेंस शीट में टोटल 12 शेड्यूल इंक्लूडेड है, फ्रॉम शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12। ठीक है, 13, 14, 15, 16, these are the four schedule which is related to profit and loss account, and from schedule number 1 to schedule number 12 is related to balance sheet. Balance sheet of banking company is prepared under the form A. The format of the balance sheet is given banking regulation act 1949। तो फॉर्मेट जो है बैंकिंग कंपनी का, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू आया है। ठीक है, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बैलेंस शीट आई आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज में आपका दो चीजें होती है। पहला पार्ट, अब ध्यान रखना फॉर्मेट आपको जैसा दिया गया एज इट इज वैसा ही लिखना है। देयर इज नो चेंजेस इन फॉर्मेट, फॉर्मेट एज इट इज लिखना है, उसमें कोई चेंजेस करना नहीं है बच्चों, ये ध्यान में रहे आप लोगों को। ठीक है, the first part of format is a capital and liabilities. On liability side there are five schedules, schedule number 1, 2, 3, 4, 5. First schedule, schedule number 1 is a capital, schedule number 2 is a reserve and surplus, and schedule number 3 is a deposit, and schedule number 4 is borrowing, schedule number 5 is other liabilities and provision. इसके लिए एक शॉर्टकट वे है, ट्रिक बनाया हमने। तो अब ध्यान रखना एग्जाम में ट्रिक नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में ये समझने के लिए बताया, ये ट्रिक आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ट्रिक याद रखे, खाली फॉर्मेट लिखना आपको। ठीक है, कैपिटल कैन राहुल धोबी बाय ऑरेंजेस। ठीक है, सी कैन का सी फॉर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, डी फॉर डिपॉजिट, बी फॉर बोरोइंग, एंड ओ फॉर जो है अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो ये चीजें होगी आपका शेड्यूल, 5 शेड्यूल है। ये आपका कैपिटल एंड लाइबिलिटी साइड का चीजें याद हो जाएगी। Schedule number 1 is for capital, schedule number 2 is for reserve and surplus, schedule number 3 for deposit, schedule number 4 for borrowing, and schedule number 5 for other liabilities and provision. From schedule number 6 to schedule number 11 is related to profit and related to asset। यहाँ पे आपका सी फॉर दिया, यहाँ पे शेड्यूल नंबर 6 इज फॉर कैश इन हैंड एंड बैलेंसेस विद आरबीआई। शेड्यूल नंबर 7 इज फॉर बैलेंस विद अदर बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस। और एट, शेड्यूल नंबर 8 आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस, शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट, शेड्यूल नंबर 11 अदर एसेट। अब यहाँ पे इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, CBI, a fantastic organization. C for cash balance, cash in hand and balances with RBI. B for balances with other bank and money at call short notice. I for investment. A for advances. F for fixed asset. O for other asset. ध्यान रखना, अब यहाँ पे से ये आपका शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 5 तक का टोटल लेंगे तो आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल मिल जाएगा। शेड्यूल नंबर 6 से लेके शेड्यूल नंबर 11 तक का टोटल लेंगे तो आपको एसेट साइड का टोटल मिल जाएगा। नाउ लास्ट के जो दो आइटम है वो बैलेंस शीट के टोटल में इंक्लूड नहीं होने चाहिए। कंटीजेंट लायबिलिटी इज शेड्यूल नंबर 12, बिल्स फॉर कलेक्शन, दिस टू आइटम टोटल इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेट। ठीक है, ये सेपरेटली लिखना है आपको नीचे, ये टोटल में इंक्लूड नहीं करना है। कंटीजेंट लायबिलिटी एंड बिल फॉर कलेक्शन, अब ध्यान रहे ये आपको फॉर्मेट एज इट इज याद रखना है। अब वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि कौन से आइटम में क्या क्या चीजें आएगी। अब मुझे नहीं लगता शेड्यूल नंबर 1 में आपको कोई दिक्कत होगी। शेड्यूल नंबर 1 में कैपिटल आएगा, मतलब शेयर कैपिटल आएगा, जो भी शेयर कैपिटल होगा कंपनी का वो शेड्यूल नंबर 1 में आएगा। शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, अब देखो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, ये देखो शेड्यूल नंबर 1 इज फॉर कैपिटल,
कैपिटल में आपका ऑथराइज कैपिटल हो सकता है। ये सब मैं आपको ब्रिज कोर्स करवा रहा था, तो आपको सबका डिटेल में बताया था। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, और कॉल्स इन एरियर क्या होता है, और फॉरफीचर क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी थी। अब मैं यहाँ पे वापस आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो ये कैपिटल है, शेयर कैपिटल में आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड जो भी बैंकिंग कंपनी बैंक्स के जो भी रिजर्व्स होंगे वो शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे। जैसे आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व हुआ, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मतलब जो लास्ट ईयर का होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा, प्लस एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, जो हम लोग हर साल प्रॉफिट में से ट्रांसफर करते हैं तो एडिशन में आएगा। डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर मतलब अगर आपने स्टैट्यूटरी रिजर्व का कुछ यूज किया होगा तो माइनस कर लेंगे। सिमिलर कैपिटल रिजर्व में भी आएगा, शेयर प्रीमियम एंड रेवेन्यू रिजर्व। इसके अलावा और कोई भी रिजर्व है तो शेड्यूल नंबर 2 में ही आएगा। बैलेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई ये देखो आप प्रॉफिट एंड लॉस के लास्ट आइटम ये जो लिखते थे बैलेंस कैरिड ओवर द बैलेंस शीट, तो ये आपका वही आइटम है यहाँ पे बैलेंसेस जो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है वही। तो यह शेड्यूल नंबर 3 का टोटल आ जाएगा। डिपॉजिट, शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट, बैंकिंग कंपनी जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी पब्लिक से वो सब आपका यहाँ पे आएगा, शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। ठीक है, बैंकिंग कंपनी, वन सेकेंड आई एम रिपीटिंग, जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी बैंकिंग कंपनी फ्रॉम पब्लिक से वो शेड्यूल नंबर 3 में आएगा। चाहे वो सेविंग डिपॉजिट हो, चाहे वो करेंट डिपॉजिट हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो या रिकरिंग डिपॉजिट हो, जो भी या एनी अदर डिपॉजिट हो, जो भी एक्स वाई जेड डिपॉजिट बैंक एक्सेप्ट करेगा पब्लिक से वो आपका शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट्स में आएगा। नाउ बोरोइंग, बोरोइंग का मतलब होता है लोन टेकन बाय बैंक, बैंक ने किसी से लोन लिया है। तो बैंक देखो लोन ले सकता है किसी और बैंक से या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर बैंक आरबीआई से लोन ले सकता है, या फिर आप किसी और जो है आउटसाइड इंडिया से भी लोन ले सकता है। तो अगर आपने एज अ बैंक बैंक ने लोन लिया है तो शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग्स में आएगा। अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन का मतलब होता है बच्चों ये शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 4 तक जो लाइबिलिटी नहीं आपने इंक्लूड की, जो बची खुची लाइबिलिटी है वो शेड्यूल नंबर 5 में आएगा। शेड्यूल नंबर 5 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आए तो एक आप ये फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का थोड़ा सा पढ़ के आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और एक बात, एक और मेरा रिक्वेस्ट है, शेड्यूल क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे आपको सीट मैंने उस दिन भेजा था, क्वेश्चन नंबर 23, 23 हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है, उसके लिए आप प्लीज फॉर्मेट ड्रॉ करके आ जाएंगे। ठीक है, 23 क्वेश्चन के लिए आप फॉर्मेट ड्रॉ करके आ जाएंगे। कैसे ड्रॉ करना है, पहले पेज पे आपको ये देखिए, पहले पेज पे आपको ये पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करना है इस तरह से, और सेकेंड पेज ऑनवर्ड्स टोटल 12 शेड्यूल बनाने हैं, टोटल 12 शेड्यूल बनाने हैं। इस तरह से आप लोग ड्रॉ करके आइएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फॉर्मेट ड्रॉ करके रखेंगे तो फटाफट हमारा होएगा। फॉर्मेट ड्रॉ करके आइएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सर। हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, जिसमें ओपनिंग रिबेट दिया था पहले से, हाँ, तो उसमें जो क्लोजिंग रिबेट का कैलकुलेशन है ना, उसमें आपने डिवाइड बाय 366 क्यों लिया डेज? वो आपका लीप ईयर रहेगा। इसीलिए। समझा क्या आपको हाँ, कविता, समझ गई। हाँ लीप सर। ईयर रहेगा इसलिए किया रहेगा वैसा। समझा, 2016 है। हाँ तो 2016 लीप ईयर ही होता है ना, 2016, 20, 12, 24, 28। अच्छा प्रीवियस सर, ठीक। टैक्स में बताया था ना लीप ईयर, लीप ईयर मतलब ऐसा कोई ईयर जो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ओके सर। समझा आप क्यों किया 366 से?
यस आप सर। अगर 365 से भी करते रहेंगे तो माइनर 2-4 रुपए का डिफरेंस आता रहेगा, ज्यादा नहीं आएगा, है ना। अगर यस आप सर। 365 से भी करेंगे तो भी राइट ही है, कोई रॉन्ग नहीं है, लेकिन तब उससे ये पता चलेगा कि मतलब आपको प्रॉपर ये लीप ईयर के बारे में नहीं पता था तो भी राइट ही देंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो आप ध्यान में रखो कि उसे ओके सर। 366 से करो। ठीक है। ओके। हेलो। रोल नंबर 1, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और रोल नंबर 6, 43 भी है। रोल नंबर 6 एंड रोल नंबर 2। 23, 29 लगाया। और किसी का अटेंडेंस मिस हुआ क्या? नहीं ना। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय एवरीवन।
ख्याल रखें आप लोग अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।